ये बात हिंदू मुसलमान वाली बात तो मैं ये बताता चलूं कि मेरे 8 पुश्त पहले अ, ये बहुत बहुत रोचक है सर ये बात। मेरे 8 पुश्त पहले मेरे आजा जो थे सूर्यधन थे, उनका नाम था सूर्यधन। फिर उनके लड़के हुए गोवर्धन, उनके लड़के हुए चीतन, फिर उनके लड़के हुए अब्दुल रहीम, फिर उनके लड़के अब्दुल रऊफ, फिर मोहम्मद यासीन, फिर मैं हशम। तो ऐसे है सर, मेरी घर वापसी है ये। अच्छा। बहुत आपने बढ़िया तरीके से मुहर्रम साहब आपने सब कुछ बताया। मैं तो उसमें खो गया था। और जो है यही गंगा जमनी तहजीब है, यही भारत की संस्कृति है जिसके ऊपर हम सबको नाज है। मैं ये तो आपने मैं जो आप बनकर वाली बात कर रहे थे, तब मेरे को ख्याल आया कि मेरे पीछे जो ये लगा हुआ है पोस्टर, उसमें आप एक देख रहे हैं जो है यहाँ से अगर मैं आपको शुरू करूं तो बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो है, यूसुफ मिर अली का फोटो है, इसके बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय का है और अरुणा आसिफ अली का फोटो है। तो ये जो कमला देवी चल हाँ चट्टोपाध्याय हैं, ये क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ हाँ इंडिया हाँ। की ये प्रेसिडेंट थी और इन्होंने अच्छा बहुत बड़ा योगदान इस देश के अंदर बुनकरों के लिए और क्राफ्ट के लिए किया। ये समाजवादी हाँ थी और फ्रीडम मूवमेंट की एक हीरो थी। जिस तरीके से मतलब आजादी के आंदोलन के दौरान लंबे समय तक सोशलिस्टों के संगठन की ये अध्यक्ष भी रही। तो मैं जब आप सब बात कर रहे थे तो मेरा ख्याल आया, इसलिए मैंने सोचा कि इस बहाने दर्शकों को और आपको भी उनसे मैं रूबरू करा दूं कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, क्योंकि आप जब माँ की बात कर रहे थे, आप अम्मी की, तो भी मुझे उनका ही ख्याल आ रहा था। उन्हीं का चेहरा मेरे सामने आ रहा था। मैंने आपकी अम्मी को तो देखा नहीं है, लेकिन मैं उनको आदाब पेश करता हूँ। आगे हम लोग हाँ बढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जब शुरुआत में किया, काम शुरू किया बुनकर के तौर सर। पे, उस समय जो समस्या थी बुनकरों की हम्म। और आज जो समस्याएं हैं, दोनों को हाँ आप किस तरीके से, आपको पहले क्या था माल मिलने के अंदर, माल बिकने के लेकर के तमाम सारी जो है बुनकरी के साथ में जुड़े हुए सवाल, तो उसका मैं चाहता हूं कि आप उस दौर का, मतलब स्वाभाविक तौर पे 20-30 साल शायद उसके पहले की बात है और आज 2024, तो क्या बुनकरों के हालात कितने बदले, उनकी समस्याएं कितनी बदली, क्या कुछ हुआ? मैं चाहता हूं कि उसका एक असेसमेंट, एक मूल्यांकन आपकी नजर से दर्शकों के सामने जाए। हम्म। मेरे हिसाब से एक खट्टा मीठा अनुभव है, लेकिन जो बचपन में मेरे था उस जमाने में हमारी साड़ियों की बहुत चाहत थी लोगों में। क्योंकि वो साड़ी अभी तैयार नहीं हुई है कि जो हमारे कोठीदार हुआ करते थे, जो साव जी हुआ करते थे, उनका एक वो एक दो नौकर को इसीलिए रखते थे कि वो जाके हमारे जो अपने लगे हुए कारीगर हैं उनके यहाँ दौरा करें कि वो माल मेरी मेरी जो साड़ी है मेरे ऑर्डर पे जो बन रही है वो मेरे यहाँ ही आ रही है कि वो कहीं और चली जा रही है। इतनी वो अहम चीज थी साव जी की भी नजर में वो साड़ी, कि वो अपने आदमी को लगाते थे और वो आदमी आके हमारे कारखाने में बैठा रहता था। अरे भैया कितना देर लगी, पुजावा जल्दी हमके दा, हम जाएं दूसरी जगह जाएं। तो इस तरह से था। अब बदलाव ये आ गया कि आज गठरी ले ले करके ट्राली पे ऐसे खुद कंधे पे आप देखते होंगे गठरी ले ले करके लोग दौड़ रहे हैं माल लेकर के, ठीक है, और वो उनके औने पौने दाम लग रहे हैं। उसका एक कारण और भी है। कारण ये है कि पहले हमारे पास हुनर था बुनकरों के पास, और वो हुनर की चाहत थी, हुनर की कदरदान थे लोग। धीरे धीरे क्या हुआ, मंदी जब आई हम अपना हुनर छोड़ करके दूसरे काम में लगे।
सारे जो यहाँ के बुनकर हैं, कुछ मतलब जैसे प्लान कर गए, सूरत चले गए, हैदराबाद चले गए, बेंगलोर चले गए, वटेवर। तो ये जो चीजें सब बदलाव हुआ, उससे क्या हुआ, बुनकरों के हाथ से हुनर भी निकलता गया। वो हुनर जिसकी जिसकी कदरदान दुनिया थी, यहाँ के सावजी भी हुआ करते थे। अब क्या हुआ, बुनकर का बच्चा क्या हुआ, उसको एक शौक है कि मेरे हाथ में 10,000 20,000 का मोबाइल होनी चाहिए, और मेरे पास 1 लाख रुपए की बाइक होनी चाहिए, और मैं हफ्ते में 1 दिन आईपी मॉल में जाकर के बैठूं, 2 दिन संडे भी मनाऊं। ठीक, हम लोगों के जमाने में वो चीज थी कि हम लोग 4 बजे भोर में, मेरे जैसे कई लड़के थे मोहल्ले में, 4 बजे भोर में हम लोग उठते थे, और कम से कम ½ मीटर या 1/4 मीटर कपड़ा बुन करके, उसके बाद हम लोग जाते थे, अखाड़े जाते थे, नहीं तो हम लोग गंगा नहाने जाते थे। फिर हम लोग 7:30 बजे आकर के करगा में फिर बैठ जाते थे। फिर वो लंच का टाइम 1.5 घंटा हुआ करता था। तो वो 12:30 बजे जब अजान होती है, और 2 बजे फिर हमको करगा में बैठ जाना है। फिर हम लोग रात में 10 बजे तक, 11 बजे तक बुनाई करते थे। ये 17 घंटे 15 घंटे बुनाई, वो एक जज्बा था कि एक दूसरे से हम लोग compete करते थे कि उसकी साड़ी पहले पूजी तैयार होगी या मेरी होगी। तो वो कदरदान भी कम हुए, और हमारी ओर से हमारा हुनर भी हमारे हाथ से चला गया। वो शौक नहीं रहा, नहीं के बराबर है सर। इस पे बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है। अभी आपको सर, आर्थिक हालात जो हैं बुनकरों के, वो और जो शासकीय योजनाएं हैं, कितना लाभ उनका मिल पा रहा है लोगों को, और कितने लोग ऐसे हैं आपको लगता है आपके मोहल्ले के अंदर जिन्होंने बुनकरी का काम छोड़ दिया, किसी दूसरे काम में लग गए? भी आपने बताया कि सूरत, बैंगलोर, हैदराबाद वगैरह सब चले गए, तो आप क्या ऐसा बता सकते हैं कि क्या 50% करीब लोग छोड़ चुके होंगे बुनकरी का पेशा? या एक मोटे मोटे तौर पर आपका क्या अंदाजा है कि मतलब इस पेशे से पलायन इतना जो हुआ, और उसके लिए आप क्या मानते हैं कि मतलब जो सरकार है, कोई की भी सरकार रहे, यहाँ पर हम पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसकी भी सरकार रहे, उसकी का एक नजरिया जो बुनकर के प्रति होना चाहिए, एक कारीगर के प्रति होना चाहिए, और ये कहा जाए कि इस देश की जो एक अपना मतलब ग्रामीण एक पूरा इंडस्ट्री के तौर पर भी इसे देखा जाए तो वो था, हुनर के तौर पे देखा जाए तो ये था, एक अपने आप की एक पूरी संस्कृति के तौर पे था, तो उस पे तवज्जो जो देनी थी वो नहीं दी गई। या आपको लगता है कि इसके ऊपर काम हुआ है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने बार बार बोला कि इनके हाथ से हुनर गया, और उधर से कदरदानी खत्म हुई। और जहां तक सरकार की बात है, तो उसमें भी यही है कि आप जाइए ना, जितने बुनकर सेवा केंद्र जो जिसको बोलेंगे, वहां जाइए, वहां अगर 10 लूम बुनकर केंद्र की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो मैं आऊंगा इस पे। केंद्र में, बुनकर सेवा केंद्र में आप जाइए, उनके पास अगर 10 लूम लगे हुए हैं, वो 10 में से 8 शो पीस हैं, 2 चल रहे हैं। सरकार अपने बुनकर सेवा केंद्र के लूम तो चालू रख ही नहीं पा रही है, तो ये हजार लूम जो बचे हुए हैं, इसको क्या कर पाएगी? ये बहुत बड़ी बात मैंने बोली, और हिम्मत करके बोली, मुझे डर नहीं है। अपने बुनकर सेवा केंद्र के लूम तो चालू नहीं रख पा रही है सरकार, तो ये इतने लोगों के लूम कैसे चालू रख पाएगी? योजनाएं जो आती हैं, इसमें भी अंदर बहुत घालमेल है। मैं 2 सवाल करता हूं कि जैसे आप न्यूज चलता है, न्यूज में आप नीचे एक छोटी पट्टी चलती रहती है, टीवी पे आप देखते रहे होंगे, और न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे, रोज का रोज बाजार में गोल्ड का भाव, सोने का भाव, चांदी का भाव रहता है। आज ये भाव, कल वो भाव। रेशम का भाव क्यों नहीं रोज का रोज आता सामने? एक चीज। दूसरी चीज, जो आप यहाँ एग्जीबिशन लगाते हैं, वहां एग्जीबिशन लगाते हैं,
ओपन क्यों नहीं न्यूज में देते कि ये योजना आई है और यहाँ एग्जीबिशन लगने वाला है, आप लोग अप्लाई करिए। तो गरीब भी वो अप्लाई करेगा, जो एकदम कुछ नहीं जानता उसको भी खबर पहुंचेगी। ऑफिस में जो लोग लगे हुए, जो लोग ऑफिस का चक्कर रोज लगाते रहते हैं, और जिन्होंने, अब मैं एक शब्द बोलने जा रहा हूं, जिन्होंने ऑफिस को और ऑफिस के कार्यकर्ता को, ऑफिस के ऑफिसर को जिन्होंने साध लिया है, वही चंद लोगों को बार बार लेटर मिलेगा, वही लोग एग्जीबिशन में जाएंगे, उन्हीं का उत्थान होगा। बाकी कहाँ गए पीछे लोग? न्यूज़पेपर में ऐलान होना चाहिए ना कि आज वो त्रिपुरा में एग्जीबिशन होने वाला है, मुंबई में 10 दिन का एग्जीबिशन है, आप लोग अप्लाई कीजिए। जी 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 आइए ना, मंच सामने आकर बहुत के अच्छे ऑफिस के आपने। बाहर जी लॉटरी कीजिए, सबके नाम जी डाल के लॉटरी कीजिए। ये क्यों है कि ये भैया स्टॉल्स भर गए, फुल हो गया, और वो अब जो है लेटर देने से कोई लाभ नहीं है। सबका लेटर लीजिए, लॉटरी कीजिए, ईमानदारी से जिसका आएगा वो जाएगा। बहुत अच्छा आपने सुझाव दिए हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, ये जो पूरी चाइनीज सब माल पूरा आ रहा है, असल में इसने हाँ। भी बहुत नुकसान किया है, क्योंकि बनारस हम लोग जब जाते हैं और साथ में जो लोग रहते हैं वो कुछ अगर खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि जो बनारस का जो माल है और वो जो चाइनीज माल है उसके अंदर एक तो डिफरेंशिएट ही करना बहुत मुश्किल है, और उन्हें लगता है कि ज्यादा फाइन क्वालिटी जो है वो चाइनीज उसकी है और उसके कॉस्ट भी उसकी कम है। तो आपको क्या लगता नहीं है कि इस तरीके का अगर एक समय में जैसे जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर हुआ था कि कुछ प्रोडक्ट्स को के अंदर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे आप, ताकि यहाँ के लोगों को काम भी मिले और यहाँ के लोगों का जो हुनर है वो भी कायम रहे। तो इस सवाल के ऊपर आपको क्या लगता है कि चाइनीज मटेरियल से कितना नुकसान हुआ है? देखिए, एकदम चाइनीज, मैं एकदम पूरी तरह से नकार नहीं रहा हूं कि चाइनीज या चाइना का हस्तक्षेप नहीं है इसमें। चाइनीज पटाखा नहीं जलाना है, ध्यान से सुनिएगा इसको। चाइनीज पटाखा नहीं जलाना है, चाइनीज गणेश जी नहीं खरीदना है, ठीक है? तो वो जो चीज है ना, उसी तरह की हुआ है बनारसी में। ये जो लोग बात करते हैं कि हम चाइनीज रेशम की साड़ी नहीं खरीदेंगे, उनके सामने वो ऐसे 50 लोगों को रखिए, उनके सामने मैं चाइनीज भी रखूंगा और उनके सामने यहाँ का भी सिल्क रखूंगा। उनको पता नहीं है कि वो बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा चाइनीज है, कौन सा इंडियन है, ठीक है? जब आपको पता नहीं है तो आपको किसी ने बता दिया कि भैया ये एक बहुत बड़ा एक छलावा है चाइना का नाम लेकर के, ये मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा कि बहुत बड़ा छलावा है चाइना का नाम लेकर के। तो बस मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने जो मोहर्रम अली साहब शेरो शायरी के अंदर जो आपने मुकाम हासिल किया है, तमाम सारे पुरस्कार आपको अरे मिले हैं, उसके पीछे क्या प्रेरणा आपकी काम करती है? और उसको जिसे कहते हैं कि हर हुनर के लिए साधना करनी पड़ती है आपको, तो कितना समय आप इसमें लगाते हैं? कौन कौन से पुरस्कार आपको इसको लेकर के मिले हैं? और अगर आपको कोई बुलाना चाहे तो उसका क्या तरीका होता है? थोड़ा सा कुछ दर्शकों के लिए बताएं। जी बोलें। पुरस्कार तो बनारसी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा पेटेंट हुआ और ये है। मैं बहुत बहुत जगह क्राफ्ट काउंसिल मुझे बुलाता है, और शिलांग में एक बार बुलाया गया था एज ए एक्सपर्ट, वहां गया उनके। ये एक बहुत बड़ी घटना है, अगर कहें तो 2 मिनट में मैं बता दूं आपको। वहां बुनकर सेवा केंद्र शिलांग में है, बुलाया गया मुझे 2005-6 में। तो मैं वहां देख रहा हूँ, वो बुनकर सेवा केंद्र है, वहां पे सब डिजाइन कटा हुआ वैसे तरह बुनाई हो रही है, और वहां महिला बुनकर जो है, वहां कारीगर सब महिलाएं हैं, शिलांग में होती हैं। तो वो लोग अपनी भाषा में हाथ जोड़ के वो लोग रो रहे हैं कि ये हम लोगों से, मतलब उनके पैरों में स्वेलिंग है, ये होता नहीं है। तो मैंने देखा कि एक हार्स पावर की मोटर से जो जकार्ड चलता है पावरलूम पे, वो हैंडलूम पे लगा रखा है, और
वो महिलाओं से, हम लोगों से नहीं दबेगा वो उसका तो वो कैसे वीव हो पाएगा। इसी तरह वो आधे अधूरे में वो छोड़ देती हैं, और फिर उसका नीडल जितना सब कुछ टेढ़ा वेढ़ा है, तो मैं सब हुनर कट रहा है। तो मैंने वहां जो उनके टेक्निकल इंचार्ज थे उनसे मैंने पूछा कि सर ये तो 1/2 मीटर भी कपड़ा मैं नहीं खरीदूंगा, ये कैसे चल रहा है। तो उन्होंने हमको बोला सर ये कैसे सीधा होगा, सही कैसे होगा। तो मैंने कहा कि ये बहुत इजी चीज है, आप टेक्निकल ऑफिसर हैं, आपको इतना नहीं मालूम है। आप एक वो जो साइकिल में हवा डालते हैं ना, वॉल्व होता है अंदर ट्यूब में, वो मैंने कहा वो एक वॉल्व मंगाइए। और मैं उनके ऊपर चढ़ गया, 5-7 मिनट में वो तीलियां सेंटर में कर दी, वो नीडल ठीक कर दी, और वो डिजाइन ठीक हो गया। ठीक। और उन्होंने मेरे सम्मान में वेलकम टू मेघालय और क्या क्या, मेरे मन में था, मैं बोला भी ये वेलकम टू मेघालय करने से क्या है, आप यहाँ का काम ठीक से देखिए ना, काम होना चाहिए। तो ऐसे जो उनके सेवा केंद्र हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अगर मौका मिले, मुझे नहीं पता मौका मिलेगा कि नहीं, मुझे मौका मिले तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। और रही बात ये बुनकरों के लिए, आपने बोला कोई मैसेज, और ये हमें ये है कि जो हमारा आपने इसके पहले भी बोला था, मैं उसको जोड़ता चलूं कि देखिए ये एक इंडस्ट्री है, और ये पूरा एक ग्रुप इसमें काम करता है। बनारसी साड़ी तैयार होने में किसी एक अकेले आदमी की भूमिका नहीं होती, टीम वर्क है ये। जैसे कोई रंगाई कर रहा है, कोई उसको कताई कर रहा है, कोई उसका जो पंच कार्ड बना रहा है, कोई डिजाइन बना रहा है, कोई वीव कर रहा है। उसके बाद अब बहुत सारे वीवर ऐसे हैं कि वो खुद बेच नहीं पाते, सेल नहीं कर पाते, कोई एक मिडिल मैन है उसके यहाँ। तो ऐसे एक टीम वर्क है। आप कहते हैं बुनकारी पेशा, मतलब उस टीम वर्क को पेशा बोलते हैं। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं बुनकारी पेशे से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन बुनकर कम होते जा रहे हैं। जो हैंडलूम से बुनाई करते थे वो बराबर कम होते जा रहे हैं, और वो प्लान कर रहे हैं। और उनके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस अभी और अच्छा आ गया है, बनारस में टोटो चलाना। वो कैसे भी करके वो जो टोटो की भीड़ है उसमें बहुत ज्यादा परसेंट मिल जाएंगे ये बुनकर, जो करगा छोड़ करके जो बाहर नहीं जा पाए किन्हीं कारणों से, जो रह गए शहर में। तो अभी ये हम कह सकते हैं हैंडलूम के बुनकर बनारस में जितने हमारे बचपन में थे उसके मुकाबले में आज मात्र और मात्र 2% हैं। 2% गए गली कूचे में कहीं हैं। ठीक है, आपने 80% 60% की बात की थी ना, मात्र 2% बुनकर बचे हुए हैं। पर वो जो बचे हुए हैं इसी पीढ़ी तक, इन जो अभी बुनकर बचे हुए हैं इनकी अगली पीढ़ी में वो 0 हो जाएंगे, और सिर्फ फिल्मों में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में, किताबों में पढ़ने को मिलेगा कि बनारस में हैंडलूम से साड़ी बनती थी किसी जमाने में। ये हो चुका है लगभग, क्योंकि हमारी नई नस्ल जो है, मैंने सर्वे किया, देखा है कि अगर 100 बुनकर के यहाँ 100 बच्चे तैयार हो रहे हैं, उसमें एक भी बच्चा बुनकारी में, बुनाई के काम में नहीं जा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अच्छा, मैंने कोशिश करी कि मेरे 5 भतीजे हैं, मैंने कोशिश करी, वो सबसे छोटा जो है 2 हैं वो बीएड भी कर रहे हैं, फाइनल है उन लोगों का, लेकिन उसके बाद भी वो लोग मास्टर वीवर हैं। मेरे कहने का है कि आप पढ़ाई लिखाई में जाओ, टोटो चलाओ, पर आपको हुनर आना चाहिए। आपका हुनर नहीं है तो कदर नहीं होगी। जी जी जी, हम आगे बढ़ते हैं। असल में समय बहुत कम रह गया, केवल 5 मिनट रह गया। मैं चाहता हूँ तिवारी जी, ये जो शेरो शायरी और जो पूरा लिखने पढ़ने का जो शौक है और महफिलें जमाने का, इसके बारे में आपका प्रश्न हो जाए। जो आपकी पुस्तकें 3 आई हैं, आप उन पुस्तकों से परिचय कराए, और उनका कैसे अनुवाद हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, कितनी भाषाओं में उसका विस्तार विकास कैसे हो पाया?
जी, केवल सर, मेरी 5 ही पहली मिनट है हम लोगों पुस्तक के पास। मेरी पहली पुस्तक कहकशां, मैं बहुत जल्दी करूंगा। मेरी पहली पुस्तक कहकशां और दूसरी ये है ख्याल अपना। ये अम्मा ने अनुवाद किया है, इसका ट्रांसलेशन किया है। और मेरी तीसरी पुस्तक है ये ख्याल अपना, और इसको भी अरे एहसास की आवाज, इसको भी ट्रांसलेट किया है अम्मा ने। तो ऐसे 3 पुस्तकें हैं। और सिर्फ इसके बाद भी मैं बराबर लिख रहा हूँ, और रेडियो दूरदर्शन के लोग बुलाते हैं, जाता रहता हूँ गजलें पढ़ने और ये करने। अभी होली गई है, और तमाम तरह से अलग अलग तरह से लिखाई पढ़ाई हो रही है। जैसा आपने लिखा, जो आजकल माहौल चल रहा है, 4 लाइन मैं पेश करता हूँ। कैसे लिखूं, जरूर। कैसे लिखूं हाकिम का कसीदा मैं अपनी तहरीरों में, कैसे लिखूं हाकिम का कसीदा मैं अपनी तहरीरों में, जालिम सब आजाद हैं और मजलूम सभी जंजीरों में, जालिम सब आजाद हैं और मजलूम सभी जंजीरों में। रियाया कहते हैं पब्लिक को, सारी रियाया आपकी हामी, सारी रियाया आपकी हामी, आप गलत फहमी में हैं, जिल्ले इलाही कद्र नहीं है आपकी अपने वजीरों में। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि अगर अभी अम्मी हो और उनका दर्शन भी हम लोग करा दें अपने दर्शकों को, तो बहुत अच्छा होगा। जल्दी से एक बात बताता चलूं कि मेरे पास आते रहते हैं लोग, और मैं यही बोलता हूं जो बनारस में आपको कहीं नहीं मिल रहा है, आप एक बार दस्तक दीजिए, इंशाल्लाह वो आपको जरूर मिल जाएगा। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और बीच में आ जाइए, और बीच में आ जाइए। जो है आपके बारे में पूरा जाना समझा, और जो है आपने जिस तरीके से परवरिश की और जिस तरीके से अभी भी आप जो है ट्रांसलेशन करके और हर चीज में शामिल रह करके आप जो कुछ कर रही है, मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। बहुजन संवाद की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी है, और जब कभी बनारस आए इंशाल्लाह जरूर मुलाकात हम करेंगे। जी गाजी, आप मैं ये चाहूंगा आप अगर कोई संदेश देना चाहें दर्शकों के लिए। संदेश क्या दूं? समाज तो बनता है एका से। अगर कोई समाज हर समय एक बॉइलिंग पॉइंट पे रहे तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। समाज में सुकून होना चाहिए, समाज में हमदर्दी होनी चाहिए। बिना हमदर्दी के कोई समाज कहीं नहीं जाता, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो सब लोग इकट्ठा हो, सब लोग अनैतिकता से लड़े, और उसके लिए खुद को बहुत नैतिक होना पड़ेगा। खुद के अंदर एक लौ जलती है ना, उसके प्रति चैतन्य होना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना है। ये मौखिक चीजें नहीं है, इट हैज टू बी रियलाइज्ड। रियलाइजेशन की बात होती है कि दूसरे को चोट लग रही तो मुझे वो चोट महसूस होनी चाहिए, वो एहसास होना चाहिए। जी बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अलग से आपसे बातचीत करेंगे। अभी आज मुहर्रम अली साहब से बातचीत हुई सप्ताह के व्यक्तित्व में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।